जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है शुंग काल पर। और बेटा ये जो आपका शुंग काल है ये मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि मौर्य काल के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। चाहे मौर्यकालीन प्रशासन हो, आर्थिक स्थितियाँ हो, सामाजिक स्थितियाँ हो, जो भी स्थितियाँ हो मैं सब आपको बता चुका हूँ। तो अब मौर्य काल के बाद का जो टाइम पीरियड है वो बेटा आपके मौर्योत्तर काल में आता है, और उसी के अंतर्गत जो है हम शुंग वंश पर चर्चा करेंगे। अब क्या है ना, उसके बाद में कुछ छोटे वंश भी आते हैं, कुछ बड़े वंश भी आते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोतों से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम बृहद्रथ था। क्या नाम था बेटा? अंतिम मौर्य शासक पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक का नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। ये आपका जो है अंतिम मौर्य शासक होता है, ठीक। ये लोगों की रक्षा करने में सफल नहीं होता। कुल मिलाकर के साम्राज्य के हित को अगर संरक्षित करके रखना है तो वो क्षमताएं इस राजा में देखने को नहीं मिलती, और इसकी वजह से क्या होता है, विदेशी आक्रमण भी होने लगते हैं, और विदेशी आक्रमण में जो है आपका यवन आक्रमण होने लगते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या होता है, जो मौर्य प्रशासन का उस समय सेनापति हुआ करता था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। वो क्या करता है, बृहद्रथ को मार डालता है। बोले हटो, तुम्हारी बस का तो है नहीं, यमन यहाँ पर कब्जा जमा के बैठ जाएंगे, ऐसे काम बनेगा नहीं। तो वो क्या करता है, पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या कर देता है। मतलब इसकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो वो होता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। क्या नाम था बेटा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और शुंग था ही, तो शुंग के माध्यम से ही जो है आपके शुंग वंश की स्थापना होती है। मतलब इन्हीं के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है, जिसे आप शुंग काल के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग राजवंश अस्तित्व में आता है। मतलब मौर्य शासक तो था, और इस मौर्य शासक की हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि ये वाला अंतिम मौर्य शासक था। तो उसके बाद जो वंश की स्थापना की गई वो आपका शुंग वंश कहलाया, या फिर शुंग काल के नाम से जाना गया। तो बात तो भैया समझ में आ गई कि मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश जो है अस्तित्व में आता है, और यह प्राचीन भारत का एक हिंदू शासकीय राजवंश होता है, ठीक है। और लगभग आपका शुंग वंश जो है 112 वर्ष के आसपास जो है शासन संभालता है। अब ये नहीं कि एक ही आदमी संभालता है, पुष्यमित्र शुंग, बहुत सारे आते हैं, वसुमित्र वगैरह भी आते हैं, और मैं आपको सब एक एक करके भी बताऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी। तो चलिए अब शुंग वंश की हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक थोड़ा क्या था, बेस था, जिससे कि इस टॉपिक का हम फेस उड़ा के रख दें, ठीक है। चलिए, तो बेटा शुंग वंश का जो टाइम पीरियड है वो 184 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक का है। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है ना वो आपको 184, ठीक है, 184 ईसा पूर्व से देखने को मिलेगा, और 73 ईसा पूर्व तक देखने को मिलेगा। ये इसका टाइम पीरियड है। बहुत सारे शासक आते हैं। अगर मन में प्रश्न है कि वंश का प्रथम शासक कौन था, तो जायज सी बात है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, तो पहला शासक तो यही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि इनके द्वारा ही इस वंश की स्थापना की जाती है, अर्थात ये संस्थापक भी कहलाते हैं। और आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करिएगा कि किस तरीके से समय बदलता है। एक समय क्या हुआ करता था कि ये जो मौर्य शासक थे, इनके नीचे जो है ये शुंग वंश के शासक काम करते थे। मतलब भावी शासक थे, आगे आने वाले समय के शासक थे, लेकिन उस समय तो कहीं ना कहीं सेनापति ये थे, तो इनके अंडर में काम करते थे। लेकिन देखिए एक समय आया कि इसकी हत्या हो जाती है, और उसकी वजह से फिर इनकी राज सत्ता चलने लगती है। तो समय समय का खेल है, ठीक है, समझ सकते हो। अब आप देखेंगे कि इस तरीके की घटनाएं तो होती रहती है, और इतिहास में विशेष करके होती रही हैं। तो ये चीज़ तो आप जानते ही हो। मेरे प्यारे बच्चों, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते थे, ऐसा बताया जाता है। मतलब इनके बारे में बताया जाता है कि भैया ये ब्राह्मण समुदाय से थे, ठीक है, ये एक ब्राह्मण थे, ऐसा बताया जाता है। हालांकि शुंग वंश की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य की बात करोगे ना, तो भैया साक्ष्य तो नहीं है, ठीक है, साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है, वो मैं भी बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि ब्राह्मण थे पुष्यमित्र शुंग, लेकिन इसका साक्ष्य नहीं मिला कहीं पे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें विभिन्न स्रोतों की, तो इसमें बताया जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं वो ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, और पुष्यमित्र शुंग को जो है यवन आक्रमण होते हैं ना, उस समय मैंने बताया था आपको, तो यवन आक्रमण बहुत सारे होते हैं।
यवन आक्रमण, ठीक है, यवन आक्रमण होते हैं तो इनको रोकने में भी सक्षम हो जाते हैं पुष्यमित्र शुंग, और इस वंश के जो शासक होते हैं वो भी रोकने में सक्षम रहते हैं, मतलब घुसने नहीं देते अपने शासन में, ये समझ सकते हो आप। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो देवभूति होता है। इस वंश का जो अंतिम शासक है, आपसे पूछा जा सकता है वो अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक होता है बेटा देवभूति। क्या नाम है? देवभूति अंतिम शासक होता है आपके शुंग वंश का। ठीक, अब देवभूति की जब मृत्यु हो जाती है तो शुंग वंश लगभग समाप्त हो जाता है इनकी मृत्यु के बाद। ठीक, समाप्त होने लगता है, मतलब बचा कुचा रहता है, थोड़ा बहुत अवशेष तो मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मतलब उस तरीके का प्रशासन नहीं है, धीरे धीरे करके डाउन हो जाता और खत्म हो जाता है। आप सभी को पता है कि पुष्यमित्र के समय में अश्वमेध यज्ञ होते हैं, इनके समय में अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था और एक नहीं दो करवाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ में जो है क्या किया जाता था, घोड़ा को छोड़ा जाता था। तो घोड़ा को पकड़ा किसने? यवन शासकों ने घोड़ा पकड़ लिया, बोले हम पकड़ लिए हैं, लड़ेंगे, मतलब चुनौती हमने जो है स्वीकार कर ली। मामला यहीं पे बिगड़ गया था, क्योंकि फिर जो शासक थे अर्थात पुष्यमित्र शुंग और जो भी इस वंश के शासक थे, उन्होंने ठान लिया, कितनी हिम्मत यवनों की कि हमारे जो है अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया, अब तो कुछ भी होगा, आर पार की लड़ाई होगी। और उसमें क्या होता है, एक तरीके से यवनों ने अपने पैर में एक कुल्हाड़ी मार ली थी, ऐसा करके उसके बाद पीछे पड़ जाते हैं आपके शुंग वंश के शासक और इनको घुसने नहीं देते, दौड़ा के मारते हैं। ठीक है, अयोध्या का शिलालेख है जिससे ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते हैं। और बच्चों, यवन शासक जो है पुष्यमित्र को हराने के लिए बहुत जतन करते हैं, मतलब यवन शासक पूरी दम लगा लेते हैं, घेरा बना लेते हैं, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, इधर क्षेत्र से उधर क्षेत्र से, लेकिन कहते नहीं है कि हौसलों में जब जान होती है ना तो परिंदे फिर टिका नहीं करते आसपास, तो बड़े बड़े शेर भी नहीं टिकते। तो वही हाल था कि यहाँ पर जो है बहुत सारा घेरा बनाने के यवन शासक कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता मिलती नहीं है, जाल में फंसा नहीं पाते, हरा नहीं पाते, कहने का मतलब है। गार्गी संहिता में ऐसी बातें बताई गई हैं। ठीक है, यवन शासकों के द्वारा मथुरा, साकेत, पांचाल आदि को जीत लिया जाता है, ऐसी भी जानकारियां जो है हमें प्राप्त होती हैं साक्ष्यों के माध्यम से। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें थी जो आपने यहाँ तक सीखी। बेटा, पुष्यमित्र शुंग की जब मृत्यु हो जाती है तो अग्निमित्र शुंग जो है इस वंश की सत्ता को संभालते हैं। मतलब चलिए यहीं पे ले लेते हैं। तो जब बेटा पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, पुष्यमित्र लिख दिया मैंने, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक आते हैं उनका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? आग से खेलने वाले अग्निमित्र आते हैं। ठीक है, इनके बाद उत्तराधिकारी के तौर पर आते हैं, राज सत्ता को संभालते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पहले ये कौन थे? तो जो अग्निमित्र थे ना, ये उपराजा थे। कहाँ के उपराजा थे पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ के थे? तो विदिशा के उपराजा थे। कौन? तो इनका नाम था अग्निमित्र। ठीक, तो ये बात भी भैया यहाँ तक समझ में आ गई। अभी बहुत सारी बातें हैं, स्किप करके मत जाइएगा बेटा। इस वंश का जो चौथे नंबर का शासक था ना, उसका नाम वसुमित्र था। चौथे नंबर का जो शासक था, मतलब 4th शासक जो था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वसुमित्र। और वसुमित्र के बारे में तो आप जानते ही हो। ठीक है, वसुमित्र जो है चौथे नंबर के शासक होते हैं और ये जो है यवनों को दौड़ा के मारते हैं, यवनों को बुरी तरीके से परास्त करने का काम करते हैं। इस वंश का जो 9वें नंबर का शासक होता है वो भागवत होता है और इसी के शासनकाल में यवन राजदूत हेलियोडोरस का अगर नाम सुना हो आपने, ठीक है, तो वो आते हैं यहाँ पर। चलिए मैं इसे साफ कर देता हूँ पहले, और इसके बाद थोड़ी सी बातें जो और हैं इस वंश से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि बढ़िया तरीके से और समझ पाओ इस टॉपिक को। ठीक है, और यहाँ से बनने वाले प्रश्नों की जो है धज्जियाँ उड़ा के रख दो आप सभी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो कहाँ थे हम? तो इस वंश का जो 9वें नंबर का शासक होता है, 9th नंबर वाला जो शासक होता है, उसका नाम होता है भागवत। क्या नाम होता है बेटा? भागवत। ठीक, चलिए, उसका नाम क्या होता है? भागवत, 9वें नंबर का होता है। और इसके शासनकाल में यवन राजदूत का नाम सुना होगा। इसके शासनकाल में, ठीक है, इसके शासनकाल में यवन राजदूत होता है, यवन राजदूत होता है जिसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस। इसने क्या किया था? भागवत धर्म को अपना लिया था और विदिशा, जिसे आप वेशनगर के नाम से भी जानते हैं, तो इसने क्या किया था? विदिशा कह सकते हो
या फिर इसे वेसनगर बोल सकते हो, दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है। विदिशा या वेसनगर में जो है एक स्तंभ का निर्माण करवाता है, और वो स्तंभ कौन सा होता है? गरुड़ स्तंभ, ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाता है, ठीक है। गरुड़ स्तंभ, स्तंभ, ठीक है। गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाने का काम करता है कौन? हेलियोडोरस। यवन राजदूत होता है, आपके जो है भागवत के शासनकाल में आता है और भागवत धर्म को अपना भी लेता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि शुंग वंश का जो शासनकाल है वो मोटा मोटा करके 112 साल के आसपास रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अवगत करा दिया था। और इसके बाद जो है शुंग वंश की समाप्ति हो जाती है, मतलब शासनकाल की समाप्ति हो जाती है। छुटपुट स्तर पर रहता है, तो यहाँ पर जो है जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न एक्चुअली बनता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो है शुंग वंश के बारे में बहुत कुछ बता दिया। ये आपके टॉपिक जो है एंशिएंट हिस्ट्री का है, और आपके हिस्ट्री की 16वीं क्लास है, ठीक। चलिए, इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।